हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल और मेरी कंपनी का नाम ग्लासबाग फाइनेंशियल सर्विसेज है। आज हम लेके आए हैं आईपीओ रिफैक्टरी शेप्स लिमिटेड के लिए, जो कि एनएसई एसएमई में लिस्टेड हो रही है। आज हम पूरी इस कंपनी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हमें ये आईपीओ खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। दयाशंकर कृष्ण शेट्टी ने सोचा 1973 में कि एक भट्टी खोली जाए और उन्होंने एक ईंट बनाने वाली भट्टी खोली। और उन्होंने जब ये चालू किया तो उन्होंने एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी के द्वारा चालू किया और 1996 में वो एक कंपनी भी लेके आ गए जिसका नाम है रिफैक्टरी शेप्स लिमिटेड। तो टोटल 32 साल हो गए दयाशंकर जी को ये काम चालू करते हुए। आज तक उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स पूरे ही अपने फैमिली में रखे, अपनी वाइफ, अपनी बेटी या अपने बेटे के पास रखे। तो आज दिन तक इस कंपनी के पूरे परसेंटेज ऑफ शेयर्स 100% ऑफ शेयर्स फैमिली ओन्ड है। रिफैक्टरी शेप्स लिमिटेड मेजरली ब्रिक्स बनाती है और कास्टेबल्स बनाते हैं। कास्टेबल्स जो कि हीट एब्जॉर्ब्स करने के लिए काफ़ी फैक्ट्रीज में यूज़ होता है। कंपनी एल्यूमिनिया और कुछ सेरेमिक बॉल्स भी बनाती है जो कि फैक्ट्रीज में अनेक चीज़ों के लिए यूज़ होता है। देखा जाए तो जो काम कर रही है कंपनी काफ़ी निश है और बहुत कम कंपनीज है जो इन चीज़ों में काम करती है। कंपनी के पास 2 फैक्ट्री है, एक पिंपरी पुणे में और दूसरी फैक्ट्री गुजरात में है। अगर हम आए और देखें कि कंपनी की फैक्ट्री जो पुणे में है उसकी कैपेसिटी है 34,788 स्क्वायर फीट और मोरबी की फैक्ट्री जो है वो 1,74,246 स्क्वायर फीट की है। कंपनी के पास 3 कीन्स हैं जो कि पुणे में है और एक कीन गुजरात में है। कंपनी के पास गुजरात में और भी ऐसी लैंड है जो कि एक्स्ट्रा एक्सपेंशन के लिए यूज हो सकती है। एक लैंड कंपनी के पास है 1,74,240 स्क्वायर फीट की, जो कि एक्सपेंशन के लिए कंपनी आगे फ्यूचर में यूज कर सकती है। रिफैक्टरी शेप्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों के ही बिजनेस में है। आज देखते हैं हम यहाँ पे कि 2021-22-23 में 21 में 15% का इनका ट्रेडिंग का बिजनेस था, 84% का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, जो कि 23 में ट्रेडिंग बिजनेस हो गया 23% और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से टर्नओवर है इनकी कुछ 76% के आसपास। कंपनी की प्लांट कैपेसिटी के बारे में बात करें तो पुणे में इन्होंने जो यूनिट सेटअप की है उसकी कैपेसिटी है 2080 मैट्रिक टन की और वही जो आपकी गुजरात की है उसकी कैपेसिटी है 2633 मैट्रिक टन की। अगर हम पुणे में मार्च का प्रोडक्शन देखें तो 1708 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। यानी पुणे की जो प्लांट कैपेसिटी है वो 85% के अप्रॉक्स पूरी फुल्ली यूटिलाइज्ड है और वहाँ पे और प्रोडक्शन करने का स्कोप कम है। गुजरात में अगर हम देखें मार्च के फिगर्स तो 2633 का इनका प्लांट कैपेसिटी है, जिसमें से इन लोगों का प्रोडक्शन गुजरात में खाली 211 मैट्रिक टन का हुआ है। तो गुजरात की जो फैक्ट्री है वो बहुत ही कम यूटिलाइज हुई है, वो कुछ 8% के आसपास ही यूटिलाइज हुई है। मतलब कि गुजरात की फैक्ट्रीज का फुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अभी होना बचा है। और यही अगर हम दिसंबर्स के फिगर्स देखें तो दिसंबर्स के फिगर्स में मार्च में जो दिसंबर के फिगर्स में जो गुजरात की फैक्ट्री है वहाँ से इन लोग ने 980 मैट्रिक टन ऑलरेडी प्रोडक्शन कर चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर है और 37% ऑफ यूटिलाइजेशन इस फैक्ट्री का ऑलरेडी हो चुका है। तो लगभग ये साल गुजरात की फैक्ट्री का यूटिलाइजेशन 40-45% के आसपास कंपनी कर लेगी। इस कंपनी के 2 सिस्टर कंसर्न भी है, विंसन एक्सट्रैक्ट्स लिमिटेड और एक्सेल माइक्रोन प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों कंपनी से बहुत ज़्यादा टर्नओवर तो नहीं, लेकिन कुछ एक इनकम आ रही है 10 लाख की, जो कि विंसन एक्सट्रैक्ट्स लिमिटेड से कंपनी में देखी जा रही है। आइए अब हम जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, जो कि एक मेजर रोल अदा करता है कंपनी के कोई भी फाइनेंशियल्स जानने के लिए। 2021 में इस कंपनी का टर्नओवर था 2179.67 लैक्स, 2022 में कंपनी का टर्नओवर था 2621.67 लैक्स और 2023 में कंपनी का टर्नओवर था 3872.23 लैक्स। तो
कंपनी में टर्नओवर के टाइप पे तो ग्रोथ हुई है, लेकिन आप देखो कि एबिटा मार्जिन कंपनी का काफी फ्लक्चुएट हुआ है। ये एबिटा मार्जिन फ्लक्चुएट हुआ है बिकॉज जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो पिछले साल से काफी बढ़ चुकी है। 40% से 58% का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है। यही कारण है कि कंपनी का पैट भी डिक्रीज हो गया है 2023 में 11% से 5% तक। बाकी अगर रेशियोज के बारे में बात करें तो कंपनी का जो लिवरेज रेशियो है जो कि हमेशा 1 से नीचे हुआ करता था वो इस बार हो गया 1.48। अगर बैंकिंग टर्म्स में, डेट टर्म्स में बात करें तो कंपनी का लिवरेज रेशियो 3 टाइम्स तक जाया जा सकता है, लेकिन जब हम इक्विटी रेज करने की कोशिश करते हैं तब देखा जाता है कि जितना कंपनी का लिवरेज रेशियो कम हो उतनी ही कंपनी बेटर मानी जाती है। डेटर्स वगैरह कंपनी 90 दिन के अंदर रियलाइज कर लेती है, लेकिन अगर इस कंपनी में इसकी इन्वेंट्री रेशियोज के ऊपर देखा जाए तो इसकी कंपनी की इन्वेंट्री है 200 दिन की। और भाई साहब ये इन्वेंट्री चल रही है हर 3 सालों में 200 दिन तक। अगर कोई भी कंपनी में 200 दिन की इन्वेंट्री है, या तो कंपनी एफिशिएंटली अपनी इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रही है या तो इस इंडस्ट्री का ट्रेंड है। 200 दिन की इन्वेंट्री रखने का मतलब लगभग आप 75% ऑफ सेल्स आपकी इन्वेंट्री आपको उतनी 75% ऑफ सेल्स की तो हमेशा रखनी ही पड़ेगी। आपका पैसा हो गया ब्लॉक पूरे के पूरे इन्वेंट्री में। कंपनी की अदर इनकम है 75 लाख की, और जो कि आपकी रेंट से आ रही है या फिक्स डिपॉजिट से आ रही है, फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट से आ रही है। और जबकि कंपनी का टोटल पैट ही है 1.91 करोड़ का, और अगर इस अदर इनकम को माइनस कर दिया जाए तो पैट सब्सटेंशियली डिक्रीज होके 1.2 करोड़ पे आ जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री के पीयर कंपैरिजंस की। इस इंडस्ट्रीज के पीयर कॉम्पिटिटर्स हैं एसपी रिफैक्टरीज लिमिटेड और आईजीएफएल रिफैक्टरीज लिमिटेड। एसपी रिफैक्टरीज की टर्नओवर है कुछ 272 करोड़ और आईएफजीएल के टर्नओवर है कुछ 83,033 करोड़। कंपनी दोनों की फेस वैल्यू 10 रुपए की है। प्राइस टू इक्विटी अगर आप देखे जाए तो इन एसपी रिफैक्टरीज की है 17.45 और आईएफजीएल की है 31.91, जबकि रिफैक्टरी शिप्स की अर्निंग प्राइस है 16.46। सो प्राइस टू पी रेशियो अपनी कंपनी का लगभग ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखा जाए तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर हम पीयर्स के कॉम्पिटिटर में देखते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी ऑलमोस्ट सेम है या नॉर्मल रेंज में है। अर्निंग पर शेयर्स देखी जाए तो अर्निंग पर शेयर्स एसपी रिफैक्टरीज की है 6.56, आईएफजीएल की है 17.97 और रिफैक्टरी शिप्स की है 1.21, जो कि बहुत ही कम है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखा जाए तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस कंपनी का है 11.49%। एनईवी पर इक्विटी शेयर कंपेयर करें तो एनईवी पर इक्विटी शेयर रिफैक्टरीज का बहुत ही कम है 10.56, जबकि कॉम्पिटिटर का एनईवी पर इक्विटी शेयर है 49.97 रुपीज या फिर 172.67 रुपीज। अब जानते हैं कि जीएमपी ग्रे मार्केट एरिया या ग्रे मार्केट प्राइस इस कंपनी के बारे में क्या बता रहा है। 30 अप्रैल तक ये कंपनी ग्रे मार्केट जीएमपी में ट्रेड ही नहीं कर रही थी। 1 मई में 5 रुपए से बढ़ोतरी हुई और इसकी प्राइस 36 पे गई और इसका फ्लक्चुएशन है 16% का। 4 मई में हम देखें तो 4 मई में इसका फ्लक्चुएशन आया 25.81% का। दोस्तों अब जान लेते हैं कुछ आईपीओ डिटेल्स के बारे में। आईपीओ वैल्यू है इस कंपनी की 18.6 करोड़ की। बिडिंग डेट है 6 मई से 9 मई तक। लॉट साइज है 4000 इक्विटी शेयर्स का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 1,08,000 से लेकर 1,24,000 तक का इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। प्राइस बैंड है 27 रुपए से लेकर 31 रुपए तक का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कंपनी इशू कर रही है वो है 60 लाख इक्विटी शेयर्स और लिस्टिंग डेट है 14 मई। फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगा 10 मई को। आईपीओ इनिशिएशन ऑफ रिफंड आपको 13 मई को वापस आ जाएंगे अगर आपको
आपका आईपीओ नहीं लगा और आईपीओ अगर आपके शेयर्स में क्रेडिट होंगे तो वो 13 मई को ही क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर हम कस्टमर रिस्क के बारे में बात करें तो कहीं पे भी DRHP में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके कितने कस्टमर्स हैं। कंपनी ने हमेशा मेंशन किया है कि उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं और कस्टमर रिस्क कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। जियोग्राफिकली देखा जाए तो 17 से अधिक जगहों पे कंपनी अपना माल बेच रही है और जियोग्राफिकली प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया है। बट क्वेश्चन ये आता है कि इतने साल तक अगर होने पर भी कंपनी ने अभी तक इसी टर्नओवर पे क्यों है। और फुल एनालिसिस के बाद देखा जाए और अगर जीएमपी रेट्स भी देखा जाए तो जीएमपी अगर 100% के ऊपर नहीं है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की माना जाता है। इन्वेंटरी ऑलरेडी इस कंपनी की 200 दिन से अधिक है और प्रॉफिट मार्जिन भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो आप अपना कॉल उस हिसाब से ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रुकना चाहिए। इसी तरह और फाइनेंशियल जानकारी के लिए या और आईपीओ एनालिसिस करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services for all your financial needs.